हाय बच्चों, कैसे हो आप सब। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आईसीएसई क्लास 10th का स्पेसिमेन पेपर और इस पेपर को आज हम लोग सॉल्व भी करेंगे। पूरा पेपर सॉल्व करने वाले हैं इस वीडियो में, तो इस वीडियो को आप पूरा एंड तक जरूर देखना। और साथ में हम यही बात करेंगे कि आईसीएसई ने इस बार के पेपर में क्या क्या चेंजेस किए हैं। बेसिकली यहाँ पे हम पूरा पेपर देखने वाले हैं और उसको सॉल्व भी करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। यहाँ पे हम देखने वाले हैं आईसीएसई कंप्यूटर क्लास 10th का स्पेसिमेन पेपर फॉर द ईयर 2023। अगर हम बात करें पेपर के पैटर्न की, मेजर आपको पता होगा कि पेपर का पैटर्न कैसा होता है। 100 मार्क्स का पेपर है, 2 सेक्शंस में डिवाइडेड रहता है। सेक्शन ए आपका 40 मार्क्स का होता है, सेक्शन बी आपका 60 मार्क्स का होता है। और सेक्शन ए में आपको करने होते हैं 2 क्वेश्चंस। और इस बार फर्क ये है कि पहला वाला क्वेश्चन जो आपका आने वाला है वो है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में आपको एमसीक्यूज सॉल्व करने होंगे। यहाँ पे 20 एमसीक्यूज होंगे। जी हाँ, 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे और हर एक एमसीक्यू 1-1 मार्क्स का होगा। ये हो गया आपका एमसीक्यू। इसमें थ्योरी क्वेश्चंस भी होंगे, आउटपुट क्वेश्चंस भी होंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आपका पूरा थ्योरी एंड आउटपुट से मिक्स्ड ये भी होगा, लेकिन यहाँ पे कोई एमसीक्यू नहीं होंगे। 2-2 मार्क्स के यहाँ पे क्वेश्चन होंगे 10। तो ये पूरा सेक्शन आपका 40 मार्क्स कवर करेगा। उसके बाद सेक्शन बी की अगर हम बात करें तो इसमें कोई बदलाव नहीं आया है। इसमें आपके 6 क्वेश्चंस होंगे जिसमें से आपको कोई 4 प्रोग्राम्स करने होंगे। हर एक प्रोग्राम का 15 मार्क्स का होता है। यही है आपका पेपर का पैटर्न। तो चलो अभी हम लोग स्पेसिमेन पेपर को ओपन करते हैं, उसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका आईसीएसई का स्पेसिमेन पेपर फॉर द ईयर 2023। ये है कंप्यूटर का पेपर और जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है मैक्सिमम मार्क्स 100 एंड 2 घंटे का पेपर है। और यहाँ पे सेक्शन है आपका, यही वाला सेक्शन है जो जिसकी मैं बात कर रहा था, क्वेश्चन 1 एमसीक्यू। ये आपका 20 मार्क्स का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका फर्स्ट पार्ट है wrapping up of data and methods together as one unit is termed as। अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ रखी होगी तो आपको पता होगा इट इज बेसिकली डेफिनेशन ऑफ एनकैप्सुलेशन। रैपिंग अप ऑफ डेटा एंड मेथड्स टुगेदर एज वन यूनिट, ये होता है आपका एनकैप्सुलेशन। चलो बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट हमारा है द डेटा टाइप विच इज स्पेसिफाइड दैट द मेथड डज नॉट रिटर्न अ वैल्यू। कौन सा ऐसा रिटर्न टाइप होता है? दैट इज वॉइड। अगर आप वॉइड लगा देते हो किसी फंक्शन के आगे, और वॉइड यहाँ पे सारे ही ऑप्शंस में लिखा हुआ है, लेकिन वॉइड एक कीवर्ड है और वॉइड आपका पूरा स्मॉल लेटर्स से होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 आपका हो जाएगा करेक्ट। आई होप आप लोग को ये भी इजीली समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट हमारा ये है द लॉजिकल ऑपरेटर विच इज अ यूनिरी ऑपरेटर। यहाँ पे आपका नॉट ऑपरेटर जो होता है वो सिंगल ऑपरेंड्स के साथ भी वर्क करता है। आप किसी ऑपरेंड के पहले नॉट लगा दो, वहां पे काम हो जाएगा। अकेला नॉट ऐसा है जिसमें आप सिंगल ऑपरेंड्स के साथ भी काम ले सकते हो। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं आगे। पार्ट नंबर 4 इज स्कैनर क्लास इज अ डैश क्लास। अगर आपने स्कैनर क्लास के बारे में इन डेप्थ पढ़ा होगा तो आपको पता होगा दैट स्कैनर क्लास एक डिराइव्ड क्लास है, राइट। चलो बढ़ते हैं आगे। इसके बाद है आपका एक आउटपुट क्वेश्चन। देखते हैं इसको। फिफ्थ इज mat.pow 625, 1/2। अब जनरली हम लोग हाफ पार्स या फ्रैक्शनल पार्स की बात नहीं करते हैं, बट यहाँ पे आपको इसका मतलब समझना पड़ेगा। यहाँ पे बेसिकली जो हाफ है, यहाँ पे हाफ का मतलब एक्चुअली स्क्वायर रूट से है। तो यहाँ पे आपको स्क्वायर रूट करना है 625 का, ठीक है। पावर 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट। यहाँ पे 625 का स्क्वायर रूट करोगे कितना आएगा? ये आएगा 25 प्लस यहाँ पे आपको mat.sqrt यानी स्क्वायर रूट करना है 144 का, तो ये आ जाएगा 12। एंड क्योंकि ये दोनों ही फंक्शंस आपकी डबल टाइप की वैल्यू रिटर्न करते हैं, तो यहाँ पे 25 ना आके 25.0 आएगा और यहाँ पे 12.0 आएगा। आप दोनों को जैसे ही ऐड करोगे यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 37। दैट्स वाई यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 37। आई होप समझ में आ गया होगा ये भी। अभी बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा पार्ट है पार्ट नंबर 6 एंड हियर इट इज रिटन The correct if statement for the following ternary operation statement is। यहाँ पे आपके सामने एक ternary operation लिखा हुआ है system.out.println एंड यहाँ पे लिखा है n mod 2 is double equal to 0। एंड अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो यहाँ पे हमको ट्रू देना है, एंड अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो यहाँ पे फॉल्स देना है। एंड देना भी क्या है, जो भी वैल्यू आएगा वो प्रिंट हो जाएगा बस एसओपी की मदद से। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा होगा? देख लो आप लोग। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा सी होगा, क्योंकि यहाँ पे किसी भी केस में हमें रिटर्न नहीं करना, हमको एक्चुअली प्रिंट करना है इस वैल्यू को, ट्रू या फॉल्स को। तो यही आपका सी ही ऑप्शन में है। इफ n mod 2 is double equals to 0, तब हम प्रिंट कर रहे हैं ट्रू, एल्स फॉल्स। तो ये ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट ऑप्शन होगा फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ दिस टर्नरी ऑपरेशन। आई होप समझ में आ गया होगा ये भी। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। अब हम देखते हैं 7th पार्ट। 7th पार्ट इज मल्टीपल ब्रांचिंग स्टेटमेंट ऑफ जावा इज।
जिन्होंने भी स्विच को पढ़ा है, स्विच में आप सबको पता है कि एक पर्टिकुलर वेरिएबल के लिए आप मल्टीपल केसेस बनाते हो, तो उसी को हम ब्रांचिंग बोलते हैं। यहाँ पे मल्टीपल ब्रांचिंग स्टेटमेंट ऑफ जावा इकलौता होता है, बाकी तीनों तो लूप हैं, तो स्विच यहाँ पे ऑप्शन हमारा बचता है, तो स्विच इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो बढ़ते हैं आगे। इसके बाद है 8th पार्ट। यहाँ पे है द नंबर ऑफ बाइट्स ऑक्यूपाइड बाय कांस्टेंट 45 आर। यहाँ पे हमको बताना है कि 45 के थ्रू कितना मेमोरी ऑक्यूपाई होगा। करेक्ट आंसर विल बी 4 बाइट्स, बिकॉज ये आपका इंटीजर डेटा टाइप की वैल्यू है एंड इट ऑक्यूपाइज 4 बाइट्स। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। इसके बाद 9th है डू वाइल लूप इज एन। अब डू वाइल लूप क्या होता है, उसमें कंडीशन लास्ट में चेक होता है, तो वो ऑब्वियसली क्या होगा, एग्जिट कंट्रोल्ड लूप होगा। बढ़ते हैं आगे। इसके बाद है 10th पार्ट। नाउ 10th पार्ट एक आउटपुट क्वेश्चन है एंड बेसिकली यहाँ पे कुछ पूछा गया है, 2 लूप आपको लगा के दिए गए हैं। एक आपका एक्सटर्नल लूप है k का, फॉर k इज इक्वल टू 1, k लेस देन इक्वल टू 2, ये 2 बार चलेगा। फिर है इसके अंदर एक और लूप फॉर m इज इक्वल टू 1, m लेस देन इक्वल टू 4, ये 4 बार लूप चल रहा है। एंड जब भी इस तरह का नेस्टेड लूप होता है, एक लूप के अंदर एक और लूप होता है, तो वहां पे होता क्या है, जैसे मान लो यहाँ पे क्या है, एक्सप्लेन करता हूं। यहाँ पे ये वाला लूप अगर हम देखें तो ये वाला लूप कितनी बार चल रहा है, 2 टाइम्स, और इसके अंदर एक और लूप है, ये वाला लूप हमारा कितनी बार चल रहा है, यहां से देख लो 1 से लेके 4 तक चल रहा है, तो ये चल रहा है 4 टाइम्स। और हमें पता है कि ये अंदर वाला लूप ये इसके अंदर है, तो जितने टाइम ये चलेगा हर बार ये उतनी बार चलेगा। यहाँ पे बेसिकली जितने टाइम से दोनों चल रहे हैं, आप दोनों को मल्टीप्लाई कर लो और आपको पता लग जाएगा कि इंटरनल लूप टोटल कितनी बार चल रहा है। एंड यही हमसे पूछा गया है, हाउ मेनी टाइम्स द इनर लूप इज एग्जीक्यूटेड। 2 into 4 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8 टाइम्स। आई होप समझ में आ गया होगा ये भी। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी, 8 टाइम्स। बढ़ते हैं आगे। इसके बाद देखते हैं 11th पार्ट। 11th पार्ट इज अ मेथड विद द सेम नेम एज ऑफ द क्लास एंड विद आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न। ये सबको पता होगा जिन्होंने भी कंस्ट्रक्टर पढ़ा होगा, दैट कंस्ट्रक्टर ही ऐसा इकलौता स्पेशल टाइप का फंक्शन होता है जिसमें कोई रिटर्न टाइप नहीं होता एंड उसका जो नेम होता है वो भी क्लास के जैसे ही होता है, लेकिन उसके अंदर आर्ग्यूमेंट कहा गया है विद आर्ग्यूमेंट्स। दैट मीन्स ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की बात नहीं कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर की। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। बढ़ते हैं आगे। इसके बाद है हमारा 12th पार्ट। 12th पार्ट इज int res इज इक्वल टू कैरे, मतलब कैरेक्टर में ए दिया हुआ है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ res? res क्योंकि आपका एक इंटीजर टाइप का वैल्यू है एंड आप सबको पता होगा ASCII वैल्यूज के बारे में, एंड अगर नहीं पता है तो आप मेरी ASCII वैल्यूज वाला वीडियो जरूर से देख लेना। एंड यहाँ पे जो कैपिटल A का ASCII वैल्यू होता है वो होता है 65 एंड कैपिटल Z का जो ASCII वैल्यू होता है वो होता है 90। स्मॉल a का ASCII वैल्यू होता है 97 एंड स्मॉल z का वैल्यू होता है 122। तो एटलीस्ट इतने के आपको ASCII वैल्यूज पता होनी चाहिए। यहाँ पे कैपिटल ए का जो ASCII वैल्यू है वो जाके सेव होगा इंट रेस वेरिएबल में, बिकॉज यहाँ पे आपका इंटीजर में कन्वर्जन हो जाएगा कैर का। यहाँ पे आपको ASCII वैल्यू 65 मिल जाएगा फॉर कैपिटल ए। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। इसके बाद है हमारा 13th पार्ट। 13th इज द स्टाइल ऑफ एक्सप्रेसिंग सिंगल लाइन कॉमेंट। सिंगल लाइन कॉमेंट हम कैसे लिखते हैं, सिंगल लाइन कॉमेंट के लिए हम डबल ऐसे स्लैश का यूज करते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद है 14th, द मेथड टू चेक इफ अ कैरेक्टर इज एन अल्फाबेट और नॉट। कैरेक्टर क्लास का कौन सा ऐसा फंक्शन होता है जो अल्फाबेट चेक करता है? ऑब्वियसली इज लेटर। इज अल्फा कोई फंक्शन यहाँ पे काम नहीं करेगा, इज लेटर इज द फंक्शन विच इज यूज्ड टू चेक द कैरेक्टर इज अल्फाबेट और नॉट। चलो इसके बाद नेक्स्ट है 15th, द आउटपुट ऑफ डबल डॉट पार्स डबल 71.25 प्लस 0.75 इज। यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ पे है डबल डॉट पार्स डबल 71.25, तो ये आपका स्ट्रिंग में है, स्ट्रिंग लिटरल विल बी कन्वर्टेड इनटू डबल, तो ये हो जाएगा 71.25 प्लस इसमें हम ऐड कर रहे हैं 0.75 वैल्यू ये ऐड हो जाएगी इसमें। ठीक है, तो क्योंकि ये डबल में है दोनों तो ऐड हो जाएंगी, नॉर्मली इनका हमें एडिशन मिलेगा। कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 5 + 5 0, 1 कैरी, 7 + 2 9, 9 + 1 10, पॉइंट लगेगा, 1 कैरी जाएगा, ये हो जाएगा 2। 72 यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा एंड हमारा आउटपुट भी क्या होगा 72। बी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। आई होप समझ में आ गया होगा ये भी। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट हमारा है पार्ट नंबर 16। पार्ट नंबर 16 इज द मेथड टू कन्वर्ट अ स्ट्रिंग टू अपर केस इज। एक स्ट्रिंग को अपर केस में कौन कन्वर्ट करता है? टू अपर केस मेथड। यहाँ पे ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा और बेसिकली सारे ही ऑप्शन में वो लिखा हुआ है, बस आपको यहाँ पे पहचानना है कि अपर केस में क्या होता है। टू अपर केस में टू स्टार्टिंग आपकी स्मॉल से होगी, अपर का यू कैपिटल होता है एंड केस का सी कैपिटल होता है एंड इसके अंदर आपका स्ट्रिंग टाइप का पैरामीटर जाता है, कैर नहीं जाता है, स्ट्रिंग जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट ऑप्शन।
इसके बाद देखते हैं अगला पार्ट, 17th पार्ट। यहाँ पे है द आउटपुट ऑफ द मेथड डिटर्मिनेशन डॉट सबस्ट्रिंग 2,6। अब यहाँ पे भी आपको सबस्ट्रिंग फंक्शन का नॉलेज होना चाहिए। चलो देखते हैं यहाँ पे क्या आउटपुट होगा। सो यहाँ पे आप इंडेक्स देख लो, आपका जो सबस्ट्रिंग है वो क्या करता है, स्टार्टिंग इंडेक्स से लेके यानी कि 2 से लेके 6 इंडेक्स से एक कम तक का आपको सबस्ट्रिंग लाके दे देता है। तो यहाँ पे आप देख लो, ये है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो 12 इंडेक्स हैं आपकी यहाँ पे 0 से लेके 12 तक। एंड कहाँ से कहाँ तक आपको चाहिए, 2 से लेके, यानी कि टी से स्टार्टिंग होगी आपकी सबस्ट्रिंग की, जो टुकड़ा आपका निकल के आएगा इसमें से स्ट्रिंग का। सो टी से स्टार्टिंग होगी एंड 6 से एक कम यानी 5 इंडेक्स तक आपका निकल के आएगा वर्ड। तो यहाँ पे 5th इंडेक्स हमारी यहाँ पे है, तो क्या निकल के आ रहा है, TERM, टर्म हमारा यहाँ से निकल के आ रहा है। सो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए, टर्म इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, और यहाँ पे एक और ऑप्शन, बेसिकली सारे में ही टर्म है, लेकिन आपको पहचानना है जैसा आपका स्ट्रिंग है सारा कैपिटल में है, तो यहाँ पे रिटर्न में भी आपको पूरा पूरा कैपिटल में ही टर्म मिलेगा। चलो बढ़ते हैं आगे। इसके बाद है हमारा 8th पार्ट, द एरे इंट x, और ये साइज आपका 10 दिया हुआ है इस एरे का। ऑक्यूपाइज, ये कितना साइज ऑक्यूपाई करेगा, इसके लिए भी आपको पता होना चाहिए कि एक इंटीजर कितना साइज ऑक्यूपाई करता है। तो साइज ऑफ एन इंट कितना होता है, इंटीजर आपका होता है 4 बाइट का, 4 बाइट्स का एक इंटीजर वैल्यू होता है। तो एक इंटीजर 4 बाइट्स का है, और यहाँ पे आपका एरे कितने साइज का है, 10। तो 10 वैल्यूज हैं, 10 वैल्यू को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 40। तो 40 बाइट्स आपका हो जाएगा साइज ऑक्यूपाइड बाय दिस एरे। सो ऑप्शन नंबर बी, 40 बाइट्स इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप समझ में आ गया होगा ये भी। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। सो ये है हमारा 19th पार्ट। सो 19th पार्ट इज द एलिमेंट इन x4 ऑफ द एरे। सो ये हमारा बड़ा सा एरे दिया हुआ है एंड हमसे पूछा गया है कि इसमें 4th इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट आ रहा है। सो x at 4 का मतलब यही होता है कि 4th इंडेक्स पे आपका कौन सा एलिमेंट है। तो यहाँ पे देख लो, ये आपका 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स एंड 4th इंडेक्स। तो 4th इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट आ रहा है, 16 आ रहा है। तो यहाँ पे x at 4, x आपका एरे है, तो x at 4 आपको क्या मिलेगा, 16। सो 16 यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। सो आई होप समझ में आ गया होगा ये भी। अब बढ़ते हैं आगे। सो लास्ट हमारा MCQ है 20th, नेम द टाइप ऑफ एरर दैट अकर्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एंड यहाँ पे स्टेटमेंट है system.out.println math.sqrt 24 - 25। सो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे 24 - 25 आ जाएगा -1। एंड वी ऑल नो दैट किसी भी निगेटिव नंबर का अंडर रूट जब हम निकालते हैं वो क्या होता है, इट इज इमेजिनरी, इट इज इमेजिनरी। सो यहाँ पे एक इमेजिनरी नंबर आ जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे कोई कंपाइल टाइम एरर नहीं आता, ना सिंटेक्स एरर आता है। तो ये और ये तो होने का सवाल ही नहीं उठता। आप बेसिकली रन भी कर लोगे प्रोग्राम को, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जहां पे आप इस वैल्यू का यूज करोगे वहां पे कोई भी आपको नंबर नहीं मिलेगा। वहां पे लिख के आएगा NaN, लिख के आता है NaN। इसका मतलब है नॉट आ नंबर। सो यही चीज वहां लिख के आ जाएगी। आप चाहे तो करके देख लेना, प्रोग्राम रन होता है, अच्छे से रन होता है। तो ये किस तरह का एरर है, जहां पे प्रोग्राम रन हो रहा हो, कोई एरर ना आए लेकिन फिर भी आपका काम ना हो। सो दैट इज कॉल्ड लॉजिकल एरर। सो दैट मीन्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा करेक्ट। सो यहाँ पे एक लॉजिकल एरर हो रही है, यहाँ पे कोई कंपाइल टाइम एरर नहीं आएगी, कोई सिंटेक्स एरर नहीं आएगा, बस हाँ लॉजिक में आपके गड़बड़ी है, बिकॉज निगेटिव नंबर्स का कभी भी स्क्वायर रूट नहीं निकलता है। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सो MCQ सारे खत्म हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 2 आपका आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन एंड थ्योरी क्वेश्चन से भरा हुआ होगा। सो क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस तरह है। पहला पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट इज इवैल्यूएट द एक्सप्रेशन। सो यहाँ पे एक एक्सप्रेशन है जिसका हमको आउटपुट बताना है। सो अगर आपको प्लस प्लस एंड माइनस माइनस ऑपरेटर्स के आउटपुट निकालना नहीं आता है तो आप मेरा ये वाला वीडियो जरूर से आके देख लेना। यहाँ पे ऊपर कहीं लिंक आ रहा होगा आई बटन पे। सो उस वाले वीडियो में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कैसे हम प्लस प्लस एंड माइनस माइनस वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे भी आसान है, देख लेते हैं। सो यहाँ पे हमारे सामने जो एक्सप्रेशन है पहले मैंने उसको सिंप्लीफाई करके यहाँ पे लिख लिया है। तो सिंप्लीफाई करने का मतलब ये जो प्लस इज इक्वल टू साइन है मैंने इसको एक्सपैंड करके z इज इक्वल टू z प्लस करके लिख लिया है, बिकॉज ये सॉल्व ऐसे ही कंप्यूटर में भी होता है। तो यहाँ पे इतना लिखने के बाद में नेक्स्ट अब हम हर वेरिएबल का वैल्यू लिखेंगे अकॉर्डिंग टू प्लस प्लस साइन एंड माइनस माइनस साइन। सो z का वैल्यू 10 है, यहाँ से देख लो a प्लस प्लस a का वैल्यू 10 लिखोगे लेकिन a का वैल्यू एक इंक्रीज कर दोगे बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है पोस्ट इंक्रीमेंट। फिर प्लस
माइनस माइनस बी का वैल्यू तुरंत डिक्रीज हो जाएगा, पहले कितना था 5, यहाँ पे हो गया माइनस माइनस होके 4, प्लस 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 ए। अब ए का वैल्यू 10 से बढ़ा चुके थे हम 11 यहाँ पे, बट लिखा 10 ही था तो 11 हो चुका था, यहाँ तुरंत ये बढ़ेगा बिकॉज ये प्री इंक्रीमेंट है तो 11 से बढ़ के 12 हो जाएगा, एंड प्लस माइनस माइनस बी, तो बी का वैल्यू तुरंत हम डिक्रीज कर देंगे एंड यहाँ पे कितना हो जाएगा, पहले 4 था माइनस माइनस होने के बाद, यहाँ पे वो हो जाएगा 3, ठीक है। उसके बाद आप इसको सॉल्व कर लो, सिंपली ये आ जाएगा 39, राइट। सो यहाँ पे इसका आउटपुट कितना आ जाएगा 39। सो इसके लिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा पूरा, तब जाके आपके 2 मार्क्स मिलेंगे आपको। इसके बाद सेकंड देखते हैं। सो सेकंड है राइट अ जावा एक्सप्रेशन फॉर मॉड x स्क्वायर प्लस एक्स वाई, एंड यहाँ पे एक चीज मिसिंग है इस जगह पे, यहाँ पे एक और चीज होगी दैट क्योंकि यहाँ पे एब्सोल्यूट सिंबल भी लगा है तो math.sqrt ये आपका math.abs यहाँ पे लिखना पड़ेगा math.abs, यहाँ पे math.abs के अंदर ये चीज पास होगी बिकॉज ये आपके एब्स्ट्रैक्ट वाले साइंस लगे हुए हैं। सो दैट मीन्स math.abs, उसके बाद ब्रैकेट में math.sqrt x into x प्लस x into y। सो ये हो जाएगा आपका जावा एक्सप्रेशन फॉर दिस स्टेटमेंट। आई होप समझ में आ गए हो गए। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सो नेक्स्ट पार्ट हमारा है थर्ड पार्ट, रीराइट द फॉलोइंग यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर्स। तो यहाँ पे एक इफ का कंडीशन लिखा हुआ है, इफ x ग्रेटर देन y एंड c इज इक्वल टू a कैरेक्टर, एल्स c इज इक्वल टू स्मॉल a कैरेक्टर। तो यहाँ पे हमें इसी if वाले एक्सप्रेशन को चेंज करना है टर्नरी में। कैसे करेंगे, तो यहाँ पे जिस वेरिएबल में हम वैल्यू को सेव कर रहे हैं पहले उसको लिख देते हैं कैर c। हम इन्होंने कैरेक्टर टाइप से इनिशियलाइज नहीं किया है c को, हमने कर दिया है ज्यादा अच्छे के लिए। तो कैर c इज इक्वल टू, यहाँ पे कंडीशन क्या है, x ग्रेटर देन y, कंडीशन लिखा, क्वेश्चन मार्क लगाया, टर्नरी ऑपरेटर में जैसे लगता है। फिर उसके बाद अगर ये सिचुएशन ट्रू है, मतलब कंडीशन ट्रू है, तो हमें c में कैपिटल ए भेजना है, तो यहाँ पे c की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपिटल ए, फिर लगाया कोलन। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है, मतलब एल्स वाला पार्ट, c में क्या जा रहा है, स्मॉल ए, तो फॉल्स वाले पार्ट में हमने स्मॉल ए लिख दिया। सो ये टर्नरी ऑपरेटर का काम होता है, इसके बारे में ज्यादा आप पढ़ सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा कैसे इसका सिंटैक्स काम करता है। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सो आगे है हमारा पार्ट नंबर 4 एंड हियर इट इज रिटन रीराइट द फॉलोइंग व्हाइल लूप यूजिंग फॉर लूप। तो हमें इस व्हाइल लूप के सिंटैक्स को चेंज करना है फॉर में। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे आपको दिया है int x इज इक्वल टू 5 और ये आपका इनिशियलाइजेशन होता है, तो फॉर में ये इनिशियलाइजेशन मैंने दे दिया। फिर इसके बाद कंडीशन क्या दिया है, x लेस देन इक्वल टू 5, सो फॉर में कंडीशन बीच में होता है तो यहाँ पे कंडीशन हमने दे दिया। फिर इसके बाद है x प्लस प्लस, तो ये हमारा अपडेशन पार्ट है, ये हमने फॉर के एंड में दे दिया, फॉर लूप हमारा बन गया। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट ये है दैट यहाँ पे अगर आप देखो व्हाइल के अंदर क्या कोई स्टेटमेंट रन हो रहा है और कुछ रन ही नहीं हो रहा, तो यहाँ पे हमें फॉर लूप खाली रखना है। फॉर लूप एक्चुअली कुछ काम नहीं करेगा यहाँ पे। फिर जैसे ही हम लूप के बाहर आएंगे, यहाँ पे क्या लिखा है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एक्स, तो लूप के बाहर हमको लिखना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एक्स। तो बेसिकली ये लूप कुछ नहीं करेगा, ये बस आपको कन्वर्जन आपका देखने के लिए है कि आप क्या व्हाइल लूप को सक्सेसफुली कन्वर्ट कर पाते हो फॉर में या फिर नहीं। तो इस तरह कन्वर्ट हो जाएगा और बेसिकली लूप चल जाएगा, लेकिन ये कुछ करेगा नहीं। लूप के चलने के बाद लास्ट में आपका यहाँ पे प्रिंट होगा एक्स का वैल्यू, ठीक है। चलो आगे आते हैं। आगे है हमारा फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट है हाउ मेनी टाइम्स द फॉलोइंग लूप विल एग्जीक्यूटेड, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द सेम। सो यहाँ पे हमारा एक डू व्हाइल लूप लिखा हुआ है एंड हमें बताना है कि कितने टाइम से रन होगा एंड साथ में ये आउटपुट क्या देगा। देखते हैं, यहाँ पे है एक काउंटर वेरिएबल इंट काउंटर इज इक्वल टू 1, देन डू, उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन काउंटर, काउंटर का वैल्यू हमको प्रिंट करना है, व्हाइल काउंटर प्लस प्लस इज लेस देन 5। सो ये है, इसमें क्या हो रहा है चेक करते हैं। चलो सो यहाँ पे है काउंटर को हमने दिया स्टार्टिंग में 1, काउंटर वेरिएबल 1 से स्टार्ट हुआ, देन हम डू के अंदर आए, ठीक है, अंदर आ गए। फिर यहाँ प्रिंट हुआ सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटलन काउंटर का वैल्यू, तो मैंने यहाँ पे आउटपुट लिख दिया है 1, पहले 1 प्रिंट हुआ। फिर इसके बाद आगे है काउंटर का वैल्यू प्लस प्लस 1 ही रहेगा, लेकिन आगे के लिए प्लस हो जाएगा। तो यहाँ चेक होगा क्या 1 लेस देन 5 है, अभी है, तो हम फिर से आएंगे यहाँ पे अंदर लूप के, फिर से रन होगा, काउंटर का वैल्यू हो चुका है बढ़ के 2 प्रिंट हुआ। उसके बाद फिर से यहाँ आए, व्हाइल कंडीशन चेक हुआ, क्या 2 प्लस प्लस, मतलब 2 प्लस प्लस हो जाएगा, लेकिन हम वैल्यू 2 को ही यूज करेंगे, अगली बार के लिए प्लस प्लस हो गया वैल्यू 2 लेस देन 5। क्या कंडीशन ट्रू है, 2 5 से कम है ऑब्वियसली, तो कंडीशन इज ट्रू। हम फिर से यहाँ पे अंदर आएंगे और फिर से यहाँ पे आके यहाँ पे जो बढ़ी हुई वैल्यू है काउंटर की यानी कि 3 प्रिंट हो जाएगी, तो यहाँ पे 3 भी हमने लिख दिया। फिर इसके बाद आगे है
काउंटर में इस बार वैल्यू कितनी है 3, सो यहाँ पे लिखा है 3++, तो 3++ हुआ एंड अगली बार के लिए वैल्यू प्लस हो जाएगा, बट यहाँ पे हम 3 को ही चेक करेंगे। सो यहाँ चेक होगा क्या 3 हमारा लेस देन 5 है, ऑब्वियसली अभी है, तो यहाँ पे हम आगे आ जाएंगे फिर से लूप में। अब इस समय काउंटर का वेरिएबल है 4, यहाँ पे प्रिंट होगा 4 प्रिंट हुआ। उसके बाद हम फिर से यहाँ पे आए, चेक हुआ 4++ हो गया, मतलब अगली बार के लिए 5 हो गया, बट यहाँ पे चेक हो रहा है क्या 4 5 से कम है, ऑब्वियसली है, यानी कि यहाँ से फिर से हम अंदर आएंगे इसमें और इस बार क्या प्रिंट होगा, इस बार काउंटर का वैल्यू 5 हो चुका है, जो कि यहाँ पे 5 प्रिंट हो गया। ठीक, इसके बाद फिर यहाँ पे आएंगे, अब इस बार काउंटर का वैल्यू है 5, बढ़ के 6 हो चुका है, उसकी बात हम नहीं करेंगे, 5 है इस समय वैल्यू और 5 इज लेस देन 5। जैसे ही यहाँ वैल्यू 5 चेक होगा, कंडीशन फॉल्स और लूप से हम आ जाएंगे बाहर। सो इस तरह कुछ ये रन होगा। कितनी बार हमने रन किया, यहाँ पे आउटपुट देख लो 1 2 3 4 5, तो बेसिकली ये लूप आपका 5 बार रन होगा और 5 बार रन होके ये आपका आउटपुट आ जाएगा। और कितनी बार रन हुआ लूप, 5 बार, तो ये हमारा हो जाएगा 5 टाइम्स, बिकॉज हमसे पूछा भी गया था हाउ मेनी टाइम्स द फॉलोइंग लूप गेट्स एग्जीक्यूटेड। सो आई होप समझ में आ गया होगा ये आउटपुट। बढ़ते हैं इसके बाद आगे। सो नेक्स्ट हमारा है 6th पार्ट। सो 6th पार्ट भी एक आउटपुट क्वेश्चन है स्ट्रिंग का, एंड यहाँ पे हमसे पूछा गया है Mississippi.replace s,t.to लोअर केस। सो यहाँ पे आपको रिप्लेस फंक्शन का वर्किंग पता होना चाहिए। रिप्लेस फंक्शन क्या करता है, ये 2 कैरेक्टर्स लेता है और फर्स्ट वाले कैरेक्टर को ये रिप्लेस कर देता है सेकंड वाले कैरेक्टर से पूरे स्ट्रिंग में। तो यहाँ पे स्ट्रिंग आपका है मिसिसिपी, जहां जहां इसमें आपको एस दिख रहा है ना, एस वाला कैरेक्टर, वो चेंज हो जाएगा टी से। तो मिसिसिपी की जगह जहां जहां एस है वहां चेंज कर दो आप टी से। एंड ऑल्सो यहाँ पे इस वाले स्ट्रिंग को जो कि कैपिटल में है, ये टू लोअर केस में भी कन्वर्ट कर रहा है। तो पहले तो इसने रिप्लेस किया सारे एस को टी से, उसके बाद ये कन्वर्ट कर देगा उसको लोअर केस में, यानी कि आउटपुट आपका कैसा आएगा, मिट्टी टिपी। थोड़ा ऑकवर्ड है सुनने में, बट यही आएगा आउटपुट यहाँ पे। आई होप समझ में आ गया होगा इसका वर्किंग। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा है 7th पार्ट। सो 7th पार्ट हमारा है रिड्यूस डॉट कंपेयर टू। अब यहाँ पे कंपेयर टू का वर्किंग आपको पता होना चाहिए, मैं एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पे। रिड्यूस डॉट कंपेयर टू रिवोल्ट प्लस एंटार्क्टिका डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ ए। ये कैसे होगा देखते हैं। तो कंपेयर टू फंक्शन बेसिकली क्या करता है, आपके 2 स्ट्रिंग्स लेता है एंड दोनों स्ट्रिंग्स में कंपेयर करना स्टार्ट करता है कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। सो यहाँ पे आप देखो दोनों स्ट्रिंग्स में आर सेम है, ई सेम है, चेंज कहाँ पे है, डी और वी में। तो जो कैरेक्टर आपका चेंज होता है दोनों में, बेसिकली यहाँ पे डी है तो डी का एस्काई वैल्यू अगर आप देखोगे कैपिटल से लेना शुरू कर दो 65 से, तो यहाँ पे 68 आएगा आपका कैपिटल डी का वैल्यू। और कैपिटल वी की हम बात करें, इसका जो एस्काई वैल्यू आता है वो आता है 86। आप लास्ट से देख लो, कैपिटल जेड का वैल्यू होता है 90 में आप 5 कदम पीछे चले जाओ तो ये आ जाएगा 86। वी का एस्काई आप निकाल सकते हो इसको। तो हम इन दोनों को माइनस करेंगे। कंपेयर टू ऐसे ही करता है, पहले वाले चेंज कैरेक्टर को दूसरे वाले स्ट्रिंग के चेंज कैरेक्टर के एस्काई से माइनस कर देता है। मींस यहाँ 68 माइनस 86 होगा एंड वैल्यू कितना आएगा इसका, 68 माइनस 86, ये आ जाएगा आपका -18। एंड एंटार्क्टिका डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ ए। लास्ट इंडेक्स ऑफ ए क्या करता है, आपको उस कैरेक्टर का लास्ट इंडेक्स प्रोवाइड कर देता है उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में। यहाँ एंटार्क्टिका लिखा हुआ है, अगर आप यहाँ पे कैरेक्टर्स देखो तो ये है 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये आपका 8th इंडेक्स पे लाई कर रहा है ए, लास्ट वाला, तो ये आपको 8 दे देगा, लास्ट इंडेक्स ऑफ फंक्शन 8 दे देगा। तो यहाँ पे -18 प्लस 8 जैसे ही हम करते हैं तो यहाँ पे हमें आउटपुट क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है -10। सो यहाँ पे इस पूरे स्टेटमेंट का जो रिजल्ट आएगा वो आएगा -10। ठीक है, आई होप समझ गए होगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है डिफाइन बॉक्सिंग विद एन एग्जाम्पल। सो बॉक्सिंग मैंने एक वीडियो में समझाया भी हुआ है, रैपर क्लास का मैं वीडियो देख लेना आप जाके। सो डिफाइन बॉक्सिंग हम कहते हैं कन्वर्टिंग ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप टू इट्स रैपर क्लास ऑब्जेक्ट। सो जैसे कि मान लो आप एक प्रिमिटिव डेटा टाइप इंट ए ले रहे हो और उसको एक ऑब्जेक्ट में, इंटीजर क्लास के ऑब्जेक्ट में चेंज करे दे रहे हो, तो उसी को हम बोलते हैं बॉक्सिंग। यहाँ पे आप सिंपल एक एग्जाम्पल दे सकते हो। अगर हेल्प चाहिए तो आप मेरा रैपर क्लास वाला वीडियो जरूर से देख लेना, उसमें मैंने इसको अच्छे से समझाया हुआ है। बढ़ते हैं आगे। इसके बाद है 9th पार्ट, कंसिडर द फॉलोइंग प्रोग्राम एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। और यहाँ पे हमारे पास है क्लास सिंपल इंट ए कॉमा बी। उसके बाद इसके अंदर 2 फंक्शन बने हुए हैं, सैम्पल इंट एक्स कॉमा इंट वाई। एंड इसके अंदर आप असाइनमेंट्स हो रहे हैं, बेसिकली इस x को हम a में भेज रहे हैं, y को हम b में भेज रहे हैं। और उसके बाद वॉइड कैलकुलेट। फिर हमें क्या बताना है यहाँ पे, नेम द ग्लोबल वेरिएबल्स। ग्लोबल वेरिएबल्स वो होते हैं जो किसी फंक्शन में नहीं लिखे होते, क्लास के अंदर लिखे होते हैं। तो
तो यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल कौन से हैं, ए और बी, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, ग्लोबल वेरिएबल्स हमारे ए और बी हैं। और अगर बात करें लोकल वेरिएबल्स की या फंक्शन के अंदर वाले वेरिएबल्स की, तो व्हाट आर दी मेथड वेरिएबल्स, मेथड वेरिएबल्स देख लो जो मेथड के अंदर लिखे हुए हैं, यानी कि एक्स और वाई। सो लोकल वेरिएबल्स या फिर मेथड वेरिएबल्स हमारे एक्स और वाई हो जाएंगे। आई होप समझ गए होंगे, इसमें कुछ आउटपुट आपको नहीं बताना था, बस यहाँ पे आपको लोकल वेरिएबल्स और ग्लोबल वेरिएबल्स के बीच का फर्क पता होना चाहिए। जो वेरिएबल्स क्लास के अंदर डायरेक्ट लिख दिए जाते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल्स, और बाकी सारे आपके फंक्शन के अंदर के लोकल वेरिएबल्स हो जाते हैं, और जो फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो फंक्शन के वेरिएबल्स हो जाते हैं। चलो नेक्स्ट आते हैं 10th पार्ट पे, लास्ट है इसका। कंसिडर द फॉलोइंग एरे एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस गिवन बिलो। सो यहाँ पे ये एरे है और इसके ऊपर बेस्ड हमें क्वेश्चंस बताने हैं। व्हाट इज द साइज ऑफ एरे, आप यहाँ पे काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 यहाँ पे एलिमेंट्स हैं। और व्हाट इज द पोजीशन ऑफ 89, 89 की पोजीशन की अगर हम बात करें, सो यहाँ पे आप इंडेक्सिंग देख लो, ये 0 है, 1 2 3 4 5, सो 89 आपका आ रहा है कहाँ पे, 5th इंडेक्स पे। सो यहाँ पे पोजीशन क्या हो जाएगा आपका 89 का 5। सो आई होप समझ में आ गया होगा ये भी। सो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी एंड होता है, और क्वेश्चन नंबर 2 के साथ साथ यहाँ पे सेक्शन ए भी हमारा एंड होता है। सो इसके आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन बी से है, एंड सेक्शन बी हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। सो इसी के साथ हमारा सेक्शन ए तो कंप्लीट हो जाता है। अब हम आते हैं सेक्शन बी के ऊपर, यानी कि प्रोग्रामिंग सेक्शन के ऊपर। सो प्रोग्रामिंग सेक्शन में हमारे 6 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से हमें कोई भी 4 अटेम्प्ट करने हैं। यहाँ पे गिवन है वी हैव टू आंसर एनी 4 क्वेश्चंस। सो यहाँ पे हमको हर प्रोग्राम के साथ में वेरिएबल डिस्क्रिप्शन टेबल बनानी होती है, और यहाँ पे फ्लो चार्ट या फिर एल्गोरिथम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आपको बस सही से प्रोग्राम लिख देना है, एंड अगर आप चाहो तो प्रोग्राम में कमेंट्स थोड़े बहुत मेंशन कर दो, एंड उसके बाद वेरिएबल डिस्क्रिप्शन टेबल भी बना दो। तो इतना सफिशिएंट है हर प्रोग्राम में, एंड आपको 15 मार्क्स के लिए हर एक प्रोग्राम करना होता है। तो फर्स्ट प्रोग्राम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है डिस्क्रिप्शन बेस्ड प्रोग्राम। यहाँ पे सारा कुछ आपको दिया रहता है प्रोग्राम के बारे में, तो पढ़ते हैं इसको। यहाँ पे है डिफाइन अ क्लास विद द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशंस। क्लास का नेम हमें लेना है एम्प्लॉय, फिर मेंबर वेरिएबल्स, मतलब जो क्लास वेरिएबल्स हैं वो हमारा है ENO, ई नेम, एज एंड बेसिक, और यहाँ पे इनका डिटेल्स दिया हुआ है कि हर एक वेरिएबल क्या क्या चीज़ें स्टोर कर रहा है, एंड वी हैव टू टेक अकॉर्डिंगली देयर डेटा टाइप्स। इसके बाद है हमें यहाँ पे कुछ फंक्शंस बनाने हैं, मेंबर मेथड्स, विच आर वॉइड एक्सेप्ट, जिसमें कि हम सारी वैल्यूज़ को इनपुट कराएंगे फ्रॉम द यूज़र। फिर हमें बनाना है वॉइड कैलकुलेट नाम का फंक्शन, जो कि कैलकुलेट करेगा टू कैलकुलेट द नेट सैलरी एज पर द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशंस। नेट सैलरी कैसे आएगी, बेसिक प्लस HRA प्लस DA माइनस PF। और HRA, DA एंड PF हम कैसे निकालेंगे, ये आपका बेसिक सैलरी का कुछ परसेंटेज है, तो ये हम आसानी से निकाल सकते हैं। और इसके बाद में अगर एम्प्लॉय की एज 50 के अबव है तो उसको एक एडिशनल अलाउंस 5000 का मिलेगा। तो ये चीज़ें हम सब कैलकुलेट कर लेंगे वॉइड कैलकुलेट फंक्शन के अंदर। फिर इसके बाद हमें एक और फंक्शन बनाना है वॉइड प्रिंट नाम का। तो वॉइड प्रिंट नाम के फंक्शन में हमें ये सारी डिटेल्स इस तरह से प्रिंट करनी है। पहले एम्प्लॉय नंबर प्रिंट करना है, फिर एम्प्लॉय नेम, देन हिज एज, उसके बाद बेसिक सैलरी एंड नेट सैलरी। उसके बाद हमें मेन फंक्शन बनाना है, एंड मेन फंक्शन की हेल्प से हमें सारे फंक्शंस को कॉल कराना है टू रन दिस प्रोग्राम सक्सेसफुली। सो देखते हैं ये कैसे बनेगा। तो यहाँ पे टाइम बचाने के लिए मैंने इसको ऑलरेडी टाइप करके रखा हुआ है। तो ये है हमारा एम्प्लॉय नाम का जावा प्रोग्राम। यहाँ पे सबसे पहले देखो हमने स्कैनर क्लास का इंपोर्ट करवा लिया है, बिकॉज हमें स्कैनर क्लास का यूज़ करना पड़ेगा फॉर इनपुटिंग दी वैल्यूज़। सो यहाँ पे मैंने बनाया क्लास एम्प्लॉय, मैंने ई कैपिटल रखा है बिकॉज जनरली क्लास का नेम जो होता है कैपिटल से ही स्टार्ट होता है। सो क्लास एम्प्लॉय हो गया। उसके अंदर वो, तो यहाँ पे हमने क्लास वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए हैं। उसके बाद हमने बनाया है वॉइड एक्सेप्ट फंक्शन, एंड वॉइड एक्सेप्ट क्या कर रहा है, वॉइड एक्सेप्ट बेसिकली ये सारे वैल्यूज़ को इनपुट करा रहा है। पहले स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, फिर हमने एम्प्लॉय नंबर यहाँ पे इनपुट करा लिया है। फिर उसके बाद यहाँ पे एक sc.next लाइन, हमने न्यू लाइन कैरेक्टर स्किप करने के लिए, मतलब ये फॉल्ट आता है जब आप एक नंबर को पहले इनपुट कराते हो फिर आगे स्ट्रिंग इनपुट कराते हो, तो उससे बचने के लिए यहाँ पे मैंने एक बार फिर से sc.next लाइन लिख दिया है। इसका यूज़ आप जब प्रोग्राम कंप्यूटर बनाओगे तो समझ में आएगा, बट अगर आप कॉपी भी लिख रहे हो तो इसको आप स्किप कर सकते हो, ये लाइन आप मत लिखो। इसके बाद यहाँ पे है system.out.println, एंटर द एम्प्लॉय नेम। उसके बाद फिर आप उसका एज इनपुट करा लो यहाँ पे, और उसके बाद में बेसिक सैलरी को भी इनपुट करा लो। जिस हिसाब से आपने टाइप लिया है उस हिसाब से आपको नेक्स्ट एंटी या नेक्स्ट डबल या फिर नेक्स्ट लाइन यहाँ पे लिखना पड़ेगा। वॉइड एक्सेप्ट के बाद नेक्स्ट हमारा फंक्शन था वॉइड कैलकुलेट। सो वॉइड कैलकुलेट में हमको यहाँ पे नेट सैलरी कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने HRA निकाल लिया 18.5% ऑफ बेसिक सैलरी, फिर हमने DA निकाल लिया 17.5% ऑफ बेसिक सैलरी, एंड हमने PF निकाल लिया 8.10% ऑफ बेसिक सैलरी।
देन नेट सैलरी कैसे आता है, फॉर्मूला हमारा क्या दिया हुआ था, बेसिक प्लस HRA प्लस DA माइनस PF। तो ये मैंने लिख दिया है, यहाँ पे नेट सैलरी हमारा कैलकुलेट हो गया। फिर एक और वहाँ पे क्लॉज दिया हुआ था दैट अगर हमारे एम्प्लॉय का एज 50 ईयर्स से ज़्यादा है तो उसको 5000 का अलाउंस और मिलेगा, यानी कि नेट सैलरी में इतना और ऐड हो जाएगा। तो यही कंडीशन हमने दे दिया है। फिर इसके बाद लास्ट में हमारा बनेगा वॉइड प्रिंट फंक्शन, जो कि सारी डिटेल्स को प्रिंट करेगा एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में। तो यहाँ पे हमने फॉर्मेट कुछ जैसा हमें क्वेश्चन में दिया गया था वैसे ही हमने ले लिया है। तो सिस्टम डॉट आउट प्रिंट पहले हेडिंग्स प्रिंट हुई, एम्प्लॉय नंबर, फिर उसके बाद नेम, उसके बाद एज, बेसिक सैलरी एंड नेट सैलरी। और सारे डिटेल्स के बीच में मैंने टैब लेना ज़्यादा बेटर समझा, बिकॉज टैब से क्या होता है, सारी जितनी भी डिटेल्स होती हैं उनके बीच में जो स्पेसेस होते हैं वो अपने आप एडजस्ट हो जाते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे आप उन डिटेल्स को प्रिंट कर दो, यानी ENO का वैल्यू, उसके बाद नेम, एम्प्लॉय नेम, उसके बाद उसका एज, उसके बाद उसका बेसिक एंड उसका मतलब बेसिक सैलरी, और उसके बाद नेट सैलरी। तो इतनी सारी चीज़ें सब प्रिंट हो जाएंगी वॉइड प्रिंट फंक्शन से। देन लास्ट में हमको यहाँ पे मेन फंक्शन बनाना है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। इसमें बनेगा क्लास का ऑब्जेक्ट। क्लास के ऑब्जेक्ट की हेल्प से ही आपको ये तीनों फंक्शंस बारी बारी से कॉल करा लेने होंगे एंड बस आपका यहाँ पे प्रोग्राम अच्छे से काम करेगा। तो चलो अब इसको रन करके देखते हैं कि प्रोग्राम हमारा काम कर रहा है कि नहीं। सो कंपाइल किया, नो सिंटैक्स एरर। अभी इसको रन करते हैं। सो ये ओपन होके आ गया हमने हमारा टर्मिनल विंडो। सो यहाँ पे हम धीरे धीरे इनपुट देते हैं। सो यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर कुछ भी दे देते हैं, तो ये दे देते हैं हम 10। उसके बाद एम्प्लॉय का नेम हम यहाँ पे देंगे, दे देते हैं अपना नाम मैं दे देता हूँ। और उसके बाद में यहाँ पे हमको एज देनी है, तो एज दे देते हैं सपोज। और बेसिक सैलरी में हम दे देते हैं सपोज 25,000। तो बस एंटर जैसे करेंगे यहाँ पे आउटपुट हमारा आ जाएगा। सो यहाँ पे जिस फॉर्मेट में हमसे कहा गया था, देखो उसी फॉर्मेट में हमारा आउटपुट प्रिंट होके आ रहा है। पहले एम्प्लॉय नंबर, फिर उसके बाद नेम ऑफ द एम्प्लॉय, फिर एज, फिर बेसिक सैलरी एंड नेट सैलरी। यहाँ पे एक्चुअली इस जगह पे टैब का इशू हो गया, बिकॉज यहाँ पे नाम लंबा हो गया। अगर सिंगल वर्ड का नाम होता तो यहाँ पे नेम के नीचे नेम आता, एज के नीचे एज आता। तो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम एकदम करेक्टली वर्क कर रहा है एंड आई होप ये वाला प्रोग्राम आपको समझ में आ गया होगा। चलो बढ़ते हैं इसके आगे। सो नेक्स्ट इसके बाद हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है फंक्शन ओवरलोडिंग का। तो यहाँ पे फंक्शन ओवरलोडिंग में हमें प्रिंट फंक्शन को ही ओवरलोड कराना है। तो यहाँ पे हमें उसकी डिटेल्स दी हुई हैं। तो पहला फंक्शन हमारा है वॉइड प्रिंट और इसमें इस तरह का कुछ पैटर्न प्रिंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ट्रायंगल के शेप में प्रिंट करना है। फिर सेकंड हमारा जो फंक्शन है बूलियन प्रिंट, इसके अंदर एक पैरामीटर आ रहा है int 10 और ये चेक कर रहा है टू चेक वेदर द नंबर इज अ ड्यूडेनी नंबर और नॉट। और एक नंबर ड्यूडेनी नंबर तब होता है जब उसके डिजिट्स का सम जो हम लेते हैं उसका क्यूब करने के बाद हमें वही नंबर वापस से मिल जाता है। तो इसको बना लेंगे। फिर इसके बाद लास्ट फंक्शन हमारा है वॉइड प्रिंट और इसके अंदर दो चीज़ें आ रही हैं, एक नंबर और एक कैरेक्टर। तो यहाँ पे अगर कैरेक्टर हमारा स्मॉल एस या कैपिटल एस होता है सो वी हैव टू प्रिंट द स्क्वायर ऑफ द नंबर। और अगर हमारा सी एच का वैल्यू यहाँ पे स्मॉल सी या कैपिटल सी होता है तो हमें इस ए का यानी ए के नंबर का क्यूब करना होगा। तो यही काम हमको करना है। तो देखते हैं प्रोग्राम में कैसे करेंगे इसको। सो ओवरलोडिंग के प्रोग्राम में आपको मेन फंक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, ये बात ध्यान रखना। सो यहाँ पे हमने बनाया क्लास ओवरलोड। उसके बाद सबसे पहला फंक्शन हमारा है वॉइड प्रिंट जो कि ट्रायंगल शेप का पैटर्न प्रिंट करेगा। तो पैटर्न का अगर आपको प्रिंटिंग आता है तो आई होप ये वाला कोड आपको समझ में आ गया होगा। एंड अगर आपको पैटर्न बनाने में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप एक काम करो, मेरा पैटर्न वाला वीडियो ऑलरेडी प्रेजेंट है, आप उसको जाके एक बार देख लो। आपको बेसिक से लेकर एडवांस पैटर्न तक सारे बनाने अच्छे से आ जाएंगे। सो ये हमने यहाँ पे पैटर्न बना लिया पहले फंक्शन में वॉइड प्रिंट में। इसके बाद हमें इसी जैसा एक और फंक्शन बनाना था वॉइड प्रिंट जो कि क्या चेक करेगा, ड्यूडेनी नंबर है कि नहीं। तो यहाँ पे वॉइड प्रिंट हमने ये फंक्शन बनाया है। इसमें क्या हो रहा है देख लेते हैं। यहाँ पे हमने सबसे पहले तो हमें नंबर का डिजिट्स निकालना होगा एक एक करके और उनका सम निकालना होगा। तो यहाँ पे मैंने एक टेम्प वेरिएबल ले लिया है जिसमें n को सेव करा लिया ताकि नंबर हमारा सेव रहे लास्ट तक और सम इज इक्वल टू 0 या s इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे नंबर को ब्रेक कर करके हमने s के अंदर सम ऑफ डिजिट सेव करा लिया है। आई होप ये लॉजिक आपको समझ में आता है। उसके बाद हम चेक करा लेंगे इफ़ क्या हमारा नंबर हमारे सम ऑफ डिजिट्स यानी कि s के क्यूब करने पे जो हमारा नंबर आ रहा है क्या वो n के बराबर है, मतलब हमें ओरिजिनल नंबर के बराबर है। तो यही कंडीशन था ड्यूडेनी नंबर का। तो अगर ऐसा है हमारा नंबर अगर इस सम के क्यूब के बराबर है देन हमारा नंबर क्या है, ड्यूडेनी नंबर है, एल्स वो नहीं है। तो ये फंक्शन ड्यूडेनी नंबर चेक करा लेगा। फिर इसके बाद लास्ट हमारा फंक्शन था वॉइड प्रिंट और इसके अंदर दो चीज़ें आ रही थी, एक नंबर और एक कैरेक्टर। तो अगर हमारा कैरेक्टर स्मॉल एस या फिर कैपिटल एस है तब तो हमें अपने ए का स्क्वायर प्रिंट कराना है। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी है system.println math.pow a का स्क्वायर। और एल्स इफ अगर हमारा कैरेक्टर स्मॉल सी या फिर
कैपिटल सी होता है CH में, तो हमें क्या करना है, हमें A का क्यूब प्रिंट करना है। तो यहाँ पे है system.println mat.pow और A का क्यूब यहाँ पे हमने लिख दिया है। सो ये हमारे तीनों फंक्शंस हो गए हैं जो कि ओवरलोडेड फंक्शंस हैं और इनको हमें कॉल नहीं कराना था, बस हमें इनको बना के ऐसे ही शो कर देना था। सो बस ये हो गया हमारा सेकेंड प्रोग्राम। अभी आते हैं आगे। सो नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम है क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है डिफाइन अ क्लास टू एक्सेप्ट 10 इंटीजर्स एंड अरेंज देम इन डिसेंडिंग ऑर्डर यूजिंग बबल सॉर्ट, प्रिंट द ओरिजिनल एरे एंड द सॉर्टेड एरे। सो क्वेश्चन नंबर 5 कुछ ऐसा है। सो क्वेश्चन नंबर 5 बेसिकली बबल सॉर्ट का है एंड ये सीधे सीधे क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कैसे होगा ये। तो ये हमने बनाया क्लास बबल सॉर्ट और उसके बाद यहाँ पे बनाया मेन फंक्शन। मेन फंक्शन में हमने एक एरे डिक्लेयर किया है 10 साइज का। फिर स्कैनर क्लास की हेल्प से हमने यहाँ पे 10 नंबर्स एरे में इनपुट करा लिए हैं। एरे में कैसे इनपुट कराते हैं, लूप चलाते हैं, उसके बाद a@i = sc.nextInt, तो सारे 10 एलिमेंट्स यूजर से इनपुट हो जाएंगे एरे के अंदर। फिर इसके बाद हम चलाएंगे बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट टेक्निक में क्या होता है, ये आपका बबल सॉर्ट है। अगर आपको बबल सॉर्ट में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरा बबल सॉर्ट वाला वीडियो जाके देख सकते हो, उसमें मैंने ये चीज़ अच्छे से समझाई है कि ये लॉजिक कैसे काम करता है। तो बेसिकली हमने यहाँ पे बबल सॉर्ट टेक्निक लगा दी है अपने एरे पे, तो हमारा एरे सॉर्ट हो जाएगा पूरा और उसके बाद हमने यहाँ पे अपने एरे को प्रिंट कर दिया। तो ये सॉर्टेड एरे से यहाँ पे प्रिंट करेगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है डिफाइन अ क्लास टू एक्सेप्ट वैल्यूज इनटू अ डबल एरे। डबल डायमेंशनली बोला है बट डबल एरे मतलब डबल टाइप का एरे हमें लेना है ऑफ साइज 20 एंड वी हैव टू प्रिंट द रेंज ऑफ एरे। रेंज क्या होता है, रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ द एरे। सो हमें 20 एलिमेंट का एक डबल टाइप का एरे बनाना है और उसके बाद हमें उसमें मैक्सिमम एलिमेंट और मतलब लार्जेस्ट एलिमेंट और स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकाल के दोनों को माइनस करके उनका डिफरेंस बता देना है यानी रेंज बता देना है। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कैसे होगा। सो यहाँ पे हमने बनाया है क्लास एक रेंज और क्लास रेंज के अंदर बनाया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन। फिर इसके बाद हमने 20 साइज का एक डबल टाइप का एरे बना लिया है। फिर उसके अंदर यूजर से वैल्यूज इनपुट करा ली हैं यहाँ पे। फिर इसके बाद यहाँ पे बेसिकली बबल सॉर्ट नहीं, यहाँ पे हम मैक्सिमम मिनिमम कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बाद हम वैल्यूज कैलकुलेट कर रहे हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं इसका भी एक मेरा वीडियो है कि लार्जेस्ट एलिमेंट एंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट हम कैसे फाइंड करते हैं एरे में। सिंपल लॉजिक होता है। तो यहाँ पे हम एक मैक्सिमम और एरे का मिनिमम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। तो जब ये लूप पूरा खत्म हो जाएगा तब हमें मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज मिल जाएंगे। तो वही चीज़ मैंने लास्ट में यहाँ पे प्रिंट कर दी है, द लार्जेस्ट एलिमेंट एंड द स्मॉलेस्ट एलिमेंट। मैक्स में हमारा लार्जेस्ट एलिमेंट है एंड मिन में हमारा स्मॉलेस्ट एलिमेंट है। फिर रेंज ऑफ एरे जैसा कि हमसे क्वेश्चन में बताया गया था क्या होता है, मैक्सिमम एलिमेंट और मिनिमम एलिमेंट को माइनस करके जो रेंज आता है वही आपको प्रिंट करना है रेंज में। सो लास्ट में यहाँ पे रेंज को हम कैसे प्रिंट करेंगे, रेंज हमारा हो जाएगा मैक्सिमम एलिमेंट माइनस मिनिमम एलिमेंट। तो हमने यहाँ पे रेंज को भी प्रिंट कर दिया है। सो यही चीज़ हमसे क्वेश्चन में कही गई थी, सो ये हमने यहाँ पे कर दिया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 7 है डिफाइन अ क्लास टू एक्सेप्ट अ स्ट्रिंग एंड प्रिंट द सेम इन रिवर्स एंड ऑल्सो प्रिंट द नंबर ऑफ वॉवेल्स इन द स्ट्रिंग। सो यहाँ पे हमको एक स्ट्रिंग सिंपल इनपुट कराना है एंड वी हैव टू आउटपुट द रिवर्स ऑफ इट। हमें रिवर्स करके स्ट्रिंग को प्रिंट कर देना है और साथ में हमको एक और काम करना है, यहाँ पे हमें नंबर ऑफ वॉवेल्स भी बताने हैं कि हमारे स्ट्रिंग में कितने थे। सो ये काम कैसे करेंगे देखते हैं। सो यहाँ पे हमें क्लास बनाएंगे। सबसे पहले आप क्लास का नाम कुछ भी दे सकते हो, मैंने रिवर्स दिया है। फिर उसके बाद हमने बनाया मेन फंक्शन। मेन फंक्शन के अंदर स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद हमने एक स्ट्रिंग यूजर से इनपुट कराया है। उसके बाद यहाँ से हमारा रिवर्स वाला लॉजिक स्टार्ट है। और ध्यान रखना यहाँ पे मैंने पूरे स्ट्रिंग को पहले से ही अपर केस में करा लिया है ताकि हमें जो रिजल्ट मिले उसमें हमको वॉवेल्स को सिर्फ अपर केस में ही चेक करना पड़े। उसके बाद यहाँ पे हमने स्ट्रिंग rev = ब्लैंक ले लिया है। फिर एक इंट काउंट ले लिया है वॉवेल्स का काउंट सेव करने के लिए। फिर हमने एक लूप चलाया, सीधा लूप चलाया है, ध्यान रखना। फिर उसके बाद एक कैरेक्टर निकाला, एक एक करके कैरेक्टर्स आपके आते जाएंगे CH में। फिर हम उन कैरेक्टर्स को किस तरह ऐड कर रहे हैं, मैंने rev + ch नहीं लिखा है यहाँ पे, मैंने लिखा है ch + rev। तो जो कैरेक्टर आएगा वो स्ट्रिंग के आपके मतलब रिवर्स वाले स्ट्रिंग के स्टार्टिंग में ऐड होता जाएगा। तो यहाँ पे आपका रिवर्स स्ट्रिंग इस तरह तैयार हो जाएगा। और इसी लूप में ही मैंने एक और काम किया है, वॉवेल्स को भी चेक कर लिया है कि अगर आपका कैरेक्टर वॉवेल आपको मिल जाता है तो आप काउंटर वेरिएबल अपना ++ करा लो। बस जैसे ही आपका ये लूप खत्म होगा उसके बाद आप क्या करोगे, रिवर्स वाला अपना स्ट्रिंग प्रिंट कर दोगे एंड ऑल्सो यहाँ पे अपना नंबर ऑफ वॉवेल्स आप प्रिंट कर दोगे इस तरह। सो ये हमारा प्रोग्राम कुछ इस तरह चलेगा एंड देख लेते हैं इसको रन करके। सो कंपाइल किया, नो सिंटेक्स एरर, देन इसको रन करते हैं। सो यहाँ पे वर्ड हम इनपुट करते हैं जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये है BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल। सो जैसे हमने एंटर किया यहाँ पे प्रिंट होके आ गया इसका रिवर्स।
एंड ऑल्सो यहाँ पे नंबर ऑफ वॉवेल्स इक्वल टू 5। तो जैसा हमसे क्वेश्चन ने कहा था वैसा हमने यहाँ पे प्रोग्राम बना दिया है। चलो बढ़ते हैं आगे, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। सो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, डिफाइन अ क्लास टू एक्सेप्ट द नेम ऑफ 10 स्टूडेंट्स इन एन एरे एंड चेक फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ अ गिवन नेम इन द एरे यूजिंग लीनियर सर्च। तो ये आपका लीनियर सर्च का प्रोग्राम है। इफ फाउंड प्रिंट द पोजीशन ऑफ द नेम, इफ नॉट फाउंड प्रिंट द एप्रोप्रिएट मैसेज, ऑल्सो प्रिंट द नेम्स विच बिगिंस विद वर्ड 3। सो यहाँ पे हमको कुछ लीनियर सर्च लगाना है एंड वी हैव टू ऑल्सो प्रिंट ऑल द नेम्स दैट बिगिंस विद SRI। ठीक है, तो देखते हैं कैसे हो गए। सो यहाँ पे सबसे पहले हमने बनाया है क्लास के अंदर मेन फंक्शन के अंदर हमने एक स्ट्रिंग टाइप का एरे बनाया है बिकॉज हमें 10 नाम यूजर से इनपुट कराने हैं। फिर हमने स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट की हेल्प से, मतलब स्कैनर क्लास की हेल्प से 10 नेम्स को इनपुट करा लिया है एरे में। यहाँ तक इनपुट हो गया हमारा। फिर उसके बाद हमने वो नाम भी इनपुट कराया है जिसको हमें सर्च कराना है, बिकॉज आप एरे तो बनवा लोगे, एरे में नाम आप इनपुट करा लोगे, फिर यूज़र से एक चीज़ और पूछोगे कि आपको कौन सा नाम सर्च करना है। और यहाँ पे ध्यान रखना, इनपुट कराते समय ही मैंने सारे नामों को अपर केस में कन्वर्ट करा लिया है ताकि सर्च करने में आसानी हो। ठीक है, आप चाहो तो आगे भी करा सकते हो या ध्यान रख सकते हो इनपुट करते समय, बट अगर आप ये दे देते हो तो उससे सर्च करते समय आपको दोनों केसेस चेक नहीं करने पड़ते हैं। राइट, इसके बाद यहाँ से हमारा लीनियर सर्च का लॉजिक लगा है। हमने क्या किया, एक पॉज वेरिएबल ले लिया है जिसकी वैल्यू हमने -1 ली है। मतलब अगर हमें एलिमेंट नहीं मिलता है कहीं पे तो पॉज हमारा जो पोजीशन है वो -1 को पॉइंट करेगा। तो यही एक क्रॉस चेक है कि अगर हमको एलिमेंट नहीं मिलता है, नाम नहीं मिलता है पूरे अपने एरे में, तो पॉज का वैल्यू क्योंकि -1 रहेगा और -1 इंडेक्स बाय डिफॉल्ट नहीं होता है किसी भी प्लेस का। तो इसके बाद हमने फिर एक लूप चलाया है, लीनियर सर्च लगा दिया है बेसिकली। यहाँ पे लूप चलेगा 0 से लेकर एंड तक। उसके बाद हम यहाँ चेक कर लेंगे क्या हमारा जो वर्ड है वो नेम्स, मतलब हमारे एरे में किसी एक नाम के बराबर है। अगर कहीं पे भी हमको नाम हमारा जो सर्चिंग वाला नेम है उसके बराबर मिल जाता है तो वही पोजीशन में यहाँ पे सेव कर देंगे और वहीं से हम ब्रेक करके लूप से बाहर आ जाएंगे। फिर लास्ट में हम ये चेक कर लेंगे कि इफ़ अगर हमारा पॉज जो है वेरिएबल वो -1 नहीं है, मतलब पॉज में कुछ एक इंडेक्स सेव हुआ है, देन वी विल प्रिंट कि हमारा नेम पॉज +1 पोजीशन पे फाउंड हो गया है। बट अगर ऐसा नहीं होता है, अगर हमें एंड तक कोई भी एलिमेंट नहीं मिलता है अपने नेम के बराबर, तो यहाँ पे एल्स में हम क्या प्रिंट कर देंगे, नेम नॉट फाउंड। ये हमारा एप्रोप्रिएट मैसेज हो गया। फिर इसके बाद प्रोग्राम के लास्ट हिस्से में हमसे एक और चीज़ कही गई थी, वी हैव टू प्रिंट ऑल द नेम्स दैट स्टार्ट विद SRI। तो यहाँ पे हमने एक और ये चीज़ करी है, हमने यहाँ पे लिख दिया है नेम्स स्टार्टिंग विद SRI। फिर हमने फिर से लूप चलाया है 0 से लेके लास्ट तक। फिर इसके बाद यहाँ हम एक कंडीशन चेक कर रहे हैं कि अगर हमारा पर्टिकुलर नेम जो एरे का ith नेम है वो स्टार्ट हो रहा है 3 से, तो ये मैंने फंक्शन यूज़ करके किया है, इफ़ नेम सेट आई डॉट स्टार्ट्स विद SRI। अगर ऐसा हो रहा है, SRI वर्ड से स्टार्टिंग हो रही है हमारे नेम की, तो हम उसको प्रिंट करेंगे, और अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ पे कोई भी नाम नहीं प्रिंट होगा। सो लास्ट में हमने प्रिंट कर दिया है ऑल द नेम्स दैट आर स्टार्टिंग विद SRI। सो ये हमारा पूरा प्रोग्राम हो गया। ये कुछ इस तरह काम करेगा। सो आई होप आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा। सो दैट्स इट। इस तरह से हम सारे क्वेश्चंस कर लेंगे एंड इस सारे क्वेश्चंस का जो PDF है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप चाहो तो इस पूरे सॉल्व पेपर को वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो। सो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ डिस्कस की हैं आप लोग को सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। सो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, सी यू एंड बाय बाय।